नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री वाला हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि पूरा नाम है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि @UP ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के, ना कोई अंडरस्कोर है। लगातार उसमें यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से जो सिलेबस है जितनी भी, उसको पिक्स के फॉर्म में दे रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट पिक्स है। उतना अगर आप जो है कर लेंगे, काफी कुछ जो जितना भी पीटी में जीएसजी के करंट अफेयर है सारी जो है आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। उसी में टेस्ट सीरीज का भी लिंक मिलेगा, क्विज भी उसी में चालू कर दी है। लगातार उसको फॉलो करके रखिए, लगातार आपके लिए लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। उस ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में है उसी से ज्वाइन करिएगा। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसी से ज्वाइन करिएगा, या फिर ये वाला ग्रुप है, देख लीजिए ध्यान से। टेलीग्राम में ये लिख के सर्च करना है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के। ये वाला ग्रुप है, अपना ध्यान रखिएगा। ये वाला दूसरा कोई चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहें तो। ये वाला हमारा मेन चैनल। इंस्टाग्राम में हमारा पेज फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज। इसमें स्टोरी हाईलाइट, जो हाईलाइट हो प्लस पोस्ट जरूर देख करिए। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना जरूर कमेंट करके बताइए कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम के लिए ये क्विज वाला चैनल है। क्विज के साथ यहाँ इंपॉर्टेंट पिक्स या जितनी भी महत्वपूर्ण सूचनाएं पीईटी एग्जाम से रिलेटेड हैं, वो सब आपको इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलती है। तो आप इसे अनिवार्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज को। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वेदों का जो गद्य प्रकरण होता है, यानी गद्य वाला पार्ट होता है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसे यहाँ अगर देखा जाए तो ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक है, उसका जो गद्य वाला हिस्सा होता है उसे ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक ग्रंथ, ये असल में वेदों के ही दो हिस्से हैं। तो आरण्यक वो हिस्सा होता है जो कि जंगल में लिखा जाता है, और ब्राह्मण ग्रंथ ये नगरीय सभ्यता का द्योतक होते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा। इसमें कहा गया कि वाई सारनाथ लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, इंपॉर्टेंट फॉर बुद्धिस्ट। जो सारनाथ है, जो कि यूपी में लोकेट करता है, वो बुद्धिज्म के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो स्पष्ट बात है कि गौतम बुद्ध ने वहां पर ज्ञान प्राप्ति के पश्चात पहला उपदेश दिया था, तो इसका डी वाला हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। यहां उसका हिंदी वर्जन दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 3 को देखिए। अशोक का साम्राज्य मौर्य काल में बहुत बड़ा था, और यहां यह बताना है कि उसके साम्राज्याधीन कौन सी जगह नहीं थी। जो है उसको नहीं चुनना है, जो नहीं थी वो चुननी है। तो आप इसमें देख लीजिए, कामरूप ये जो क्षेत्र था, यह अशोक के साम्राज्य में नहीं आता था। पूर्वोत्तर के अधिकतर राज्य ये बाद में अंग्रेजों तक की पकड़ से बाहर थे, इनको कॉन्क्वेयर करना इतना आसान नहीं था। तो कामरूप का मतलब है असम, तो असम राज्य ये अशोक की पकड़ से बाहर था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 को देखिए। इसमें विक्रम संवत कब शुरू हुआ था ये पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ आप देखें 4 विकल्प दिया हुआ है। ये 57 BC दिया हुआ है, इसके अलावा 78 है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो कौन सा है? ये 57 BC है। मतलब इतने जो ईस्वी है ना, उससे 57 साल पहले विक्रम संवत शुरू हुआ था। तो अगर आपको विक्रम संवत पता करना है अभी, तो 2021 में 57 जोड़ दीजिए, आपको विक्रम संवत जो अभी चल रहा है वो मालूम हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 को देखिएगा। 5वें प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि किस क्रांतिकारी के द्वारा द फिलॉसफी ऑफ बम, यानी बम का जो दर्शन है, वो एक किताब के रूप में लिखा गया। मतलब इसमें कुल मिलाकर बम का क्या दर्शन होगा, बम बनाने की विधि थी, तो ये भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखा गया। ठीक है, इसमें और जो विकल्प दिए हैं वो इतने सरल है कि बहुत आराम से आप देख सकते हैं। यशपाल साहित्यकार थे, वो बम बनाने की कला कहाँ से जानेंगे? भगत सिंह ने बम बनाने का ओरल तरीका बताया था, मतलब उन्होंने ऐसे मौखिक बता दिया था, लेकिन लिखा कुछ नहीं था। और सूर्य सेन जो थे उन्होंने भी नहीं लिखा था। तो इसका भगवती चरण बोहरा हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 को देखिएगा। यहां पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार पाया जाता है? ठीक है, सदाबहार नहीं पूछ रहा है, पर्णपाती पूछ रहा है। तो ये जो वृक्ष होते हैं ये थोड़े कम वर्षा वाले इलाकों में पैदा होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एशिया हो जाएगा। ठीक, बाकी दक्षिणी अमेरिका आप देख रहे हैं, तो ये अमेजन के सघन जंगलों का विस्तार वाला क्षेत्र है, और ये उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है उनको कवर करता है। अफ्रीका का भी जो नीचे वाला पार्ट है उसमें, मतलब दक्षिणी गोलार्ध वाला, वहां पे इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है? वैसे तो पर्यावरणीय जितने भी चक्र हैं, चाहे वो नाइट्रोजन साइकिल हो, कार्बन साइकिल हो, या वाटर साइकिल हो, या जो कुछ भी हो, मतलब जितने भी हैं, तो उन सब का अपना महत्व है पर्यावरण में। लेकिन मौसम के बदलने या बरसात की जो घटनाएं होती हैं उसके लिए कौन सा इसमें सपोर्टिव है? तो जल चक्र है। ठीक, पानी का वाष्पीकरण होता है, बादल बनते हैं, फिर बादलों का कंडेंसेशन होता है, बूंदें बनती हैं, वो नीचे आती हैं, बरसात होती है, फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 को देखिए। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के एकदम बीचों बीच से, लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ठीक, और बाकी एक देश का नाम आपको इसमें से सेलेक्ट करना है।
तो भारत और ईरान होगा या फिर भारत और सऊदी अरब होगा? सऊदी अरब होगा, ठीक है, ईरान से होकर ये नहीं गुजरती। सी वाला इसका परफेक्ट है। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 को देखिए। यहां कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द कंपोनेंट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ द गिवन कोड। मतलब यहाँ ये आपको बताना है कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आई थी भारत में, हरित क्रांति, उसके कंपोनेंट इसमें से कौन कौन से। तो हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? अनाज का भरपूर उत्पादन। इसके अतिरिक्त तो और कोई उद्देश्य तो था नहीं, और हरित क्रांति का सबसे ज्यादा फायदा ये गेहूं को मिला है। फिलहाल इसमें आप देखें तो जो चीजें दी हैं इन्हें पहचानना आसान है। हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, ठीक, बीजों की उच्च गुणवत्ता जिससे कि अच्छा उत्पादन हो। इसके बाद इरिगेशन, सिंचाई, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और रूरल रोड और मार्केटिंग। ये दोनों काम कहां से हो जाएंगे? ये ग्रीन रिवॉल्यूशन से बाहर है, तो पहला और दूसरा, इसका ए वाला ही सही है। बाकी जो विकल्प है उसमें आप देख रहे हैं कि सही नहीं दिया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। दिए गए जो कोड वर्ड है उनमें से हरित क्रांति का घटक आपको चुनना था, तो ये तो हिंदी वर्जन है ना, इसी ऊपर वाले का। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। 9 को हमने देख लिया है। यहां यह कहा जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सबसे पहले नेट बैंकिंग की जो सेवा है उसको शुरू किया था। तो सरकारी बैंक इस मामले में फिसड्डी ही होते हैं। प्राइवेटाइजेशन जिन बैंकों का हो चुका है या जो पहले से ही प्राइवेट है वो ऐसे कदम उठाते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक है जिसकी की ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज बहुत अच्छी। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 को देखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1935। ये जगजाहिर बात है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। और इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। यहां देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा के तौर पे यानी स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो भारत के संविधान की जो परमेबल यानी प्रस्तावना है उसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे संविधान का दर्शन हमें कुछ मात्र चंद लाइनों में करा देती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 को देखिए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल विधिक समता यानी कानून के सामने सब बराबर हैं ऐसा दर्शाता है? तो समता का अधिकार जो है वो आप जानते हैं कि कहां से कहां तक है, मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 14 जो है ये विधि के समक्ष समता को जाहिर करता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। त्रिपुरा को भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 1972 संविधान में संशोधन होते हैं और उसके बाद जो पूर्ण राज्य का दर्जा है वो मिल जाता है। प्रश्न संख्या 15 को देखिए। यहां पर यह पूछा जा रहा है कि जो अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट होती है, अगर आपको उसको डीसी करंट में कन्वर्ट करना है तो आप किस यंत्र का इस्तेमाल करेंगे? यहाँ कुछ यंत्रों के नाम दिए हैं जैसे कि रजिस्टर है, कंडेंसर है, ट्रांसफार्मर है और रेक्टिफायर है। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, रजिस्टर जो है वो रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है, प्रतिरोध पैदा करने के लिए इसको लगाया जाता है जो सर्किट होती है उसमें। कंडेंसर जो होता है ये संधारित्र कहा जाता है विज्ञान की भाषा में, कैपेसिटेंस इससे कंट्रोल होता है। तो आप देखते हैं कि पंखे का कंडेंसर खराब हो जाता है तो वो धीमा चलने लगता है, फिर नया आप बदल देते हैं तो ठीक हो जाता है। माइक्रोफेरेड में उसमें कैपेसिटी होती है। तो वो सब चीजें। ट्रांसफार्मर का काम यहाँ वोल्टेज को इनहेंस करना या कंट्रोल करना है, लेकिन रेक्टिफायर जो होता है वो ये काम करता है, मतलब वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ कहा गया कि पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं वो किसके बीच में होते हैं? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो अमीनो एसिड का जो ग्रुप होता है, मतलब अमीनो ग्रुप आप कह सकते हैं, और कार्बोक्सिल जो ग्रुप होता है उनके बीच में पेप्टाइड बंध बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 को देखिएगा। हाइपोकोबालमिनिया ये एक बीमारी का नाम है, तो ये किस विटामिन की कमी से हो जाती है? अब जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाएगा, ठीक, तो उस विटामिन की कमी से होगी, तो विटामिन B12 हो जाएगा। विटामिन बी की फैमिली बहुत बड़ी है, अगर आप कहीं फंस जाए तो उसी में जाइएगा, वहां आपको अपना समाधान मिल जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 18, ये हिंदी का क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि धूसर का पर्यायवाची क्या होगा? धूसर यानी ग्रे रंग है, तो यहाँ कुछ विकल्प दिए हैं, खनक, सदन, बेसर और गजबदन। बेसर इसका सही उत्तर होगा। धूसर मतलब क्या होता है? धुंधला, धूमिल, और बेसर मतलब स्वच्छ। बाकी जितने हैं वो खनक मतलब खनन करने वाला, खुदाई करने वाला, सदन मतलब भवन को कहा जाता है, और गजबदन मतलब जिसका हाथी जैसा बॉडी हो, शरीर हो। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हिंदी का ये भी प्रश्न है। तो मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, ये ठीक है, वाक्य दिया हुआ है। उसके बाद साहब ने कहा है कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए, ठीक, आने दिया जाए नहीं लिखा हुआ है, जाने दिया जाए लिखा है, अंदर न जाने दिया जाए। और इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है, मोहन की आयु 20 वर्ष है ऐसा दिया हुआ है। वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। तो देखिए इसमें सबसे शुद्ध वाक्य जो है वो बी वाला है, बाकी जितने हैं उनमें समस्या है। मध्यकालीन युग, या तो आप मध्य युग लिख दीजिए या मध्यकालीन ही लिख दीजिए, क्योंकि काल और युग का मतलब एक ही होगा, ये समय के द्योतक है, ठीक। तो ऊपर वाला गलत है। मोहन की आयु 20 वर्ष की नहीं है, आयु मतलब तो संपूर्ण जीवन अवधि हो जाएगी, अवस्था 20 वर्ष की। इस समय वो अपनी आयु की 20 वर्ष या 20वीं अवस्था में मौजूद है।
इसके बाद यहाँ देखें ये डी वाला भी गलत है। वे चाहे भले ही ना आए, तुम्हें आना होगा। वे भले ही ना आए, या तो आप चाहे लगा दीजिए या भले लगा दीजिए, दोनों एक ही मतलब रखते हैं, तो इसका बी वाला सही। इसके बाद नेक्स्ट 20वें प्रश्न को देखिए। इसमें कहा गया कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है, ये छांटिए। तो चाहत, रंगत, मेहनत और आहार, इसे आप वाक्य में प्रयोग करके बहुत आराम से पकड़ सकते थे। मेरी चाहत है, मतलब उसकी चाहत बहुत बड़ी है, तो यहाँ चाहत कैसी है, बड़ी है, अर्थात लड़की है। और रंगत, उसकी रंगत बहुत खराब है, या रंगत जो है वो अच्छी नहीं है। तो रंगत अच्छा नहीं है, बल्कि रंगत अच्छी नहीं है ऐसा कहा जाता है, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। मेहनत रंग लाई, न कि मेहनत रंग लाया, तो ये तीनों स्त्रीलिंग है। आहार, उसने आहार ग्रहण कर लिया है, न कि कर ली है, ठीक, तो आहार जो है वो पुल्लिंग है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 को देखिए। अब ये अंग्रेजी का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ABCD, मतलब 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पॉइंट आउट द पार्ट दैट हैज एन एरर, मतलब उस पार्ट को आपको पॉइंट आउट करना है या निशान लगाना है जिसमें कि गलती है। तो यहां आप देखें लिखा हुआ है कि यू आर लर्निंग इंग्लिश, ठीक। फिर दूसरा दिया है कि फॉर द लास्ट 1 ईयर, एक ही सेंटेंस के टुकड़े किए गए। बट यू शो नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल, मतलब पूरे वाक्य का कहने का मतलब यह है कि तुम पिछले 1 साल से अंग्रेजी पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, ठीक है, लेकिन उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है कुल मिलाकर। तो आप ये बताइए कि इसका गलत पार्ट कौन सा है, गलत हिस्सा कौन सा है जहां पे ट्रांसलेशन की जो नियम होते हैं उनका गलत इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए इसका ए वाला ही गलत है, यू आर लर्निंग इंग्लिश, ठीक। अब ये गलत कैसे है ये बताइएगा, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 को देखिए। चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें जो स्पेलिंग गलत है वो किसकी गलत है, सीज की गलत है, ठीक। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, आप साफ साफ देख सकते हैं, बाकी सभी सही। प्रश्न संख्या 23 को देखिए। इसमें से कौन सा लोक नृत्य यानी फोल्क डांस जो है वो हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है। तो धमार, खोरिया और झूमर, ये तीनों हरियाणा में प्रचलित है, लेकिन जवारा जो है वो हरियाणा का नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है। तो यहाँ मोटर वाहन, पशुधन, धान के खेत, गन्ने के खेत, ऐसे करके दिया हुआ है। देखिए मोटर से सल्फर के यौगिक निकल सकते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकल सकते हैं, लेकिन मीथेन का उत्सर्जन नहीं होता है या कम होता है, अगर होता भी है तो। बाकी जितने हैं वो प्रचुर स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट इस क्विज का क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस, तारीख क्या है, 4 फरवरी है, इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ हमने इसे कंप्लीट किया है।